हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी जो भी टॉपिक्स हैं। तो हमने लास्ट में देखा द हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसके बाद हम लोगों ने देखा द मार्स ऑर्बिटर मिशन, और आज हम लोग देखेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और ये करंटली न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके सिग्निफिकेंस फ्यूचर में क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में। तो मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही भी हम कोई नया करंट अफेयर्स अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेके आते हैं, आप तक तुरंत ही ये पहुंच जाए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाएगा और आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल ये करंटली न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो भारत की जो एक रक्षा अनुसंधान है, जिसको हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण किया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। इससे पहले इंडिया के पास कोई भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल नहीं था। अ, तो इसीलिए सारा कुछ इस समय न्यूज़ में चल रहा है इस व्हीकल के बारे में। जो भी ये अपना परीक्षण किया गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का, ये अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया, जो जिसको हम प्रीवियसली व्हीलर आइलैंड्स के नाम से जानते थे, जो कि अपना उड़ीसा कोस्ट में है। उड़ीसा कोस्ट में है व्हीलर आइलैंड उसका नाम चेंज करके अब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स रख दिया गया है। यहाँ से ही सारे इंडिया के जो डिफेंस से रिलेटेड परीक्षण हैं वो मैक्सिमम ये इसी लॉन्च कॉम्प्लेक्स से ही किए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें इसरो के एक एटीवी है, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल है, उसका उपयोग किया गया है उसको लॉन्च करने के लिए। तो जैसे ही ये अपना HSTDV जैसे ही अपना लॉन्च हुआ है एटीवी की मदद से, उसके बाद ये 22 सेकेंड के लिए मैक 6 की स्पीड से रन किया है। तो ये दिखाता है कि मतलब परीक्षण सक्सेसफुल रहा है। तो ये सारा कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल क्या है और ये करेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब हम ये जानेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैक्स क्या है, मैक 6 का क्या है। तो ये जो मैक नंबर होते हैं, अब ये अपना रिलेटिव स्पीड बताते हैं, यानी कंपेरेटिवली स्पीड बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो अपना स्पीड की वेलोसिटी होती है, उसके रिलेटिवली कितनी वेलोसिटी से कोई भी अपना सैटेलाइट जा रहा है या कोई भी अपना जो भी ऑब्जेक्ट लॉन्च किया गया है वो स्पीड के रिलेटिवली कितनी हायर स्पीड से जा रहा है, इस चीज़ को मैक नंबर्स बताते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स के लिए देखता हूँ मैक 3। तो मैक 3 का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो वो स्पीड की जो जो अपना वेलोसिटी ऑफ स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड सॉरी जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके रिलेटिवली कितनी स्पीड से जा रहा है। जो भी अपना मतलब ऑब्जेक्ट लॉन्च हो रहा है वो स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटिवली कितनी स्पीड से जा रहा है, इसको मैक नंबर बताते हैं। तो यानी कि अगर हम मैक 3 का डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ द साउंड्स की रिलेटिवली 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से जा रहा है अगर उसका मैक 3 शो हो रहा है। तो अब स्पीड ऑफ द साउंड शायद आपको पता ही होगा 231 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद ये नंबर्स आते हैं जैसे सबसोनिक हो गया, ट्रांससोनिक हो गया, या तुम्हारा सुपरसोनिक हो गया और हाइपरसोनिक हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आप करंट न्यूज़ में देखते रहते हैं।
तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूँ ये स्पीड क्या होती है। तो जब भी हम सबसोनिक स्पीड की बात करते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हम स्पीड ऑफ द साउंड से बिलो स्पीड की बात कर रहे हैं। जब भी हम ट्रांससोनिक की बात करते हैं तो हम स्पीड ऑफ द साउंड की वेलोसिटी के इक्वल बात करते हैं। जब भी हम सुपरसोनिक की बात करते हैं तो हम स्पीड ऑफ द साउंड जो भी होती है उसके रिलेटिवली हायर स्पीड्स की बात करते हैं, जो कि 3 या 4 मैक्स तक जा सकती है। उसके बियॉन्ड अगर हम उससे भी ज़्यादा स्पीड की बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक स्पीड। तो हाइपरसोनिक को हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन मैक 5 नंबर्स। उसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल्स के बारे में बताते हैं। अभी हमने देखा कि ये करंट न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो जब भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल लॉन्च किया गया तो सिर्फ इसके दो मेन चैलेंजेस थे। अगर उनको ओवरकम कर लिया जाता तो ये बहुत पहले ही लॉन्च हो गया हुआ था। तो अभी जब ये सक्सेसफुल इसका टेस्ट ड्राइव हुआ है तो हमने उन्हीं दोनों चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है। वो दो चैलेंजेस क्या होते हैं? वो चैलेंजेस जब भी हम क्या होता है कि हाइपरसोनिक स्पीड की वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो अपना इंजन होते हैं जिसको हम बोलते हैं रैम जेट, शायद आपने सुना होगा, या स्क्रैम जेट या डुअल रैम जेट। तो इनकी मदद से ही हम किसी ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि रैम जेट, स्क्रैम जेट और डुअल रैम जेट में क्या डिफरेंस होता है। तो रैम जेट जो बेसिकली जो इंजन होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्यूल को बर्न नहीं किया जा सकता है। तो जो भी रैम जेट इंजन होता है वो अपना ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेता है और फ्यूल के साथ बर्न करता है। उसी प्रणाली पे अपना इंजन काम करता है। तो ये इंजन तब तक तो सक्सेस रहता है जब तक हम सबसोनिक स्पीड या लगभग सुपरसोनिक स्पीड तक की बात करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड ये इंजन वर्क नहीं करता। ये इंजन वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब भी हम सुपरसोनिक स्पीड के बियॉन्ड यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें फिर अपने ऑक्सीजन को जो ये अपना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को है उसका जो इनटेक सिस्टम होता है वो फेल कर जाता है। वो इनटेक सिस्टम इसलिए फेल कर जाता है क्योंकि इतनी हाई स्पीड्स पे जो भी एयर अपनी इनटेक होगी वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर हो जाएगी, और जैसे ही हम उसमें फ्यूल का मिक्सचर करेंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट हो जाएगा। बर्न होने की जगह वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम अभी भी तक हमने कोई भी रैमजेट्स के ऊपर का इंजन डेवलप नहीं कर पाया था। तो इसीलिए हम लोग ये हाइपरसोनिक स्पीड पे लॉन्च होने वाले ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुल परीक्षण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये पहला चैलेंजेस था इंडिया के पास में कि किसी एक ऐसे इंजन को डेवलप करना जो कि सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर वर्क कर सके। दूसरा चैलेंज क्या था अपना? दूसरा चैलेंज ये था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स को या जब भी किसी भी अपना जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल जो भी यूज्ड होता है तो वो क्या सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर अगर वर्क करता था तो जो भी ऑब्जेक्ट होता था उसको क्या होता था कि जो एयर में अपना फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन सीधे से उसके जिस भी चीज़ से वो ऑब्जेक्ट बनता है उसके ऊपर वो अपना फ्रिक्शन असर डालता है, यानी प्रेशर डालता है। तो क्या होता था, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रेज्ड होता था, उस ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रेज्ड होता था, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज्ड होता था कि वो ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो सकता था। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल का रिसर्च नहीं हो पाया था जो कि बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर सुटेबल मटेरियल हो। तो वो टेक्नोलॉजी भी अभी डेवलप्ड हो गई है। तो इन्हीं दो यानी रैमजेट्स के ऊपर जो हमने इंजन डेवलप कर लिया है, और दूसरा हमने ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मटेरियल की खोज कर ली है जो कि हाईली टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकता है। इन्हीं दो प्रयोगों की वजह से ही सक्सेसफुल इसका लॉन्च किया जा सका है, जो कि जिसको हम जानते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। तो ये दोनों चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है और उसके बाद हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल्स को लॉन्च कर दिया है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट क्या होता है। तो
रैमजेट क्या होता है? रैमजेट की जो होता है अपना जो अभी मैंने बताया, जैसे किसी भी इंजन में फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो रैमजेट जो भी होता है वो क्या करता है कि रैमजेट जो होता है एयर प्रोपल्सन सिस्टम को यूज़ करता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अ, शोषित करता है। उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है कंप्रेस्ड की जाती है और फ्यूल के साथ मिक्सचर की जाती है। उसके बाद फिर वो फ्यूल बर्न होता है और जो कि इंजन को आगे ले जाता है। और इसमें क्या होता है, स्क्रैमजेट में क्या होता है, स्क्रैमजेट्स रैमजेट्स की एडवांस प्रणाली होती है। स्क्रैमजेट्स में क्या होता है कि स्क्रैमजेट्स हाइपरसोनिक स्पीड से पहली बात तो वर्क करता है। और ये क्या होता है, सुपरसोनिक कंबुशन, जो एक नई टेक्नोलॉजी इसके बारे में भी बता रहे हैं, सुपरसोनिक कंबुशन टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। यानी कि जब स्पीड पहले रैमजेट क्या होता है, वो सुपरसोनिक स्पीड से नीचे वर्क कर पाता था, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो स्क्रैमजेट्स में आई है वो हमारी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक कंबुशन की जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कर ली है इंडिया ने, उस पर वर्क करता है। दूसरा, इसमें कंप्रेसर का यूज़ नहीं होता है। जो जो स्क्रैमजेट्स होता है ये कंप्रेसर का यूज़ नहीं होता है कंप्रेस्ड करने के लिए एयर को। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रैमजेट और स्क्रैमजेट में। रैमजेट में कंप्रेसर लगा होता है और स्क्रैमजेट्स में देयर इज़ नो कंप्रेसर टू कंप्रेस द एयर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही जैसे रॉकेट आगे जाता है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, उसी एक्सीलरेशन को यूज़ करके ही हम एयर को कंप्रेस्ड करते हैं स्क्रैमजेट इंजन में। और डुअल रैमजेट क्या होता है? डुअल रैमजेट होता है रैमजेट प्लस स्क्रैमजेट का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है, जैसे भी हमारी सुपरसोनिक स्पीड्स के नीचे जब भी कोई भी व्हीकल वर्क करता है तो तब तक वो रैमजेट मैकेनिज्म का यूज़ करता है। और जैसे ही हमारी ऑब्जेक्ट्स की या व्हीकल की वेलोसिटी अपनी क्या होती है कि सुपरसोनिक स्पीड से ज़्यादा आती है, तो स्क्रैमजेट्स मैकेनिज्म का यूज़ होने लगता है। उसी को हम बोलते हैं डुअल रैमजेट्स। तो ये था रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल रैमजेट। अब हमने जो ये HSTDV जो व्हीकल का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है, इसके इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसके क्या टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट रिड्यूसेस द ओवरऑल फ्यूल नीड फॉर सैटेलाइट मिशन। क्या होता है कि जब भी हम कोई सैटेलाइट मिशन भेजते हैं तो उसमें साथ में हमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी साथ में भेजना पड़ता है। अभी इन टेक्नोलॉजी में क्या है कि इन टेक्नोलॉजी में हम एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब हमें क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को साथ में नहीं भेजना पड़ेगा। वहाँ से ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन का इंटेक करेगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मिशन क्या होता है वो हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है। जो भी हम मिशन लॉन्च करते हैं वो मिशन लाइटर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भेजना पड़ता था उसको हमको नहीं भेजना पड़ता है। उससे क्या होता है, ओवरऑल मिशन की जो कॉस्ट होती है, जैसे कि हमें जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भेजना पड़ता है उसमें जो कॉस्ट आती है उसको स्टोर करने में, उसकी मैकेनिज्म को वर्क करने में, वो सारी चीज़ें हमारी हट जाती हैं। तो क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्टिंग मिशन की रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल जो फाइंड आउट हुआ है इसका HSTDV का, वो यही हुआ है कि इससे मिशन की भी जो भी है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पोटेंशियल फॉर रीयूजिंग लॉन्च व्हीकल। ये जो भी टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि ये इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो मिशन को लॉन्च होने के बाद उसमें जो भी व्हीकल यूज़ होता है उसको व्हीकल को वापस लाने में सक्सेस है। यानी कि जहाँ से ये लॉन्च होता है, पहले क्या होता था कि जब भी कोई मिशन लॉन्च किया था, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती तो उसको लॉन्च करने वाला जो व्हीकल होता है वो जाके अपना क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जाके या अपना स्पेस में जाके क्या होता था कि वो फिर वापस नहीं आ पाता था, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। अभी जो ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की गई है, इस टेक्नोलॉजी का ये सिग्निफिकेंस है, ये इसको जो भी जैसे ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो उस मिशन को लॉन्च करने के साथ में जो भी व्हीकल यूज़ होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च व्हीकल है या जो भी लॉन्च व्हीकल है, उसको क्या होता है कि उसको ये वापस लाने में सक्षम है। तो ये इसको इस तरह बोलते हैं
रीयूज़ करने में सक्सेस है, रीयूज़ टेक्नोलॉजी व्हीकल को करने में सक्सेस है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये अपना क्या है कि इससे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम उसी से जो भी अपना ऑब्जेक्ट लॉन्चिंग व्हीकल है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो सेकेंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस इसका यही है। तीसरा ये टेस्टिंग ऑफ एंसिलरी टेक्नोलॉजी। सब एंसिलरी टेक्नोलॉजी क्या है कि एंसिलरी टेक्नोलॉजी जैसे कि हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो उसके साथ साथ में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो वही चीज़ से सेम चीज़ इसमें भी है कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण किया गया और ये सक्सेसफुल हुआ है, तो इससे एसोसिएटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी रही होगी उसको हमने सीखा है। यानी कि हम भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी परीक्षण करना चाहेंगे, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहेंगे तो उसमें मदद मिलेगी हमको। तो एंसिलरी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप हुई हैं, इसके साथ में एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी जितनी भी रही हैं। एंड फोर्थ वन सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि हम इस हाइपरसोनिक स्पीड से किसी भी व्हीकल को लॉन्च करने में सक्सेस हुए हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम निकट फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी को अपना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, जो भी जैसे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करते हैं या कार्गो का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस तरह के जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं तो उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को एसोसिएटेड करके हम कोई फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हम समय की बचत करने में एक मतलब समय की बचत कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये हाइपरसोनिक के जो भी स्पीड से डेवलप करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, इसको अगर ट्रांसपोर्टर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर है, कार्गो ट्रांसपोर्टर है, उसमें एसोसिएटेड कर दें निकट फ्यूचर, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उनकी जो टाइम ड्यूरेबिलिटी है स्टेशन टू स्टेशन उसको रिड्यूस कर लेंगे, तो जो जल्दी से जल्दी हो सकेगा, कार्गो का ट्रांसपोर्ट हो या पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो, वो जल्द से जल्द हो सकेगा। और सबसे लास्ट सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अभी तक क्या होता था कि अभी भी हमारी जो भी मिसाइल होती थी वो मैक 3 स्पीड्स, मैक्सिमम मैक 3 स्पीड्स की से लॉन्च होती थी, वेलोसिटी से लॉन्च होती थी। अभी हमने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, तो अब हमारे पास ये एक हेल्पफुल मतलब हमारे पास एक ही पॉइंट है कि हम मैक 3 की स्पीड से भी ज़्यादा यानी हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे भी अपनी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि जैसे हाइपरसोनिक स्पीड्स की वेलोसिटी पे हम लॉन्च नहीं कर पाते थे, तो उनको क्या होता था कि जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो उनको क्या करते थे, वो उनको पकड़ सकते थे, जो भी मिसाइल लॉन्च करते थे, जो उनको ट्रैक कर सकते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो जैसे कि हमने कोई मिसाइल लॉन्च की और वो मैक 3 की स्पीड से बिलो जा रही है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे भी एनिमी का फाइटर है वो उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो हमारा वो मिसाइल बेकार हो जाएगा। अभी हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक स्पीड्स की वेलोसिटी से लॉन्च करने की किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। तो अभी हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड करेंगे, तो हमारी जो मिसाइल लॉन्च की जो स्पीड है वो हमारी हाइपरसोनिक स्पीड हो जाएगी। तो अब जो भी एनिमी का फाइटर है वो इतनी स्पीड से उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके फ्यूचर में हम काफ़ी सक्सेसफुल रह सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको ये बता दूं कि ये जो भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का लॉन्च किया गया है, ये अभी तक सिर्फ 3 कंट्री कर पाई थी, इंडिया चौथा कंट्री है। मोस्टली इंडिया क्या होता है, अपना चौथा ही कंट्री बनता है ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में किसी भी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने में। और उससे ऊपर की जो 3 कंट्री हैं ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, पहला यूएसए हो गया, दूसरा रसिया हो गया और तीसरा चाइना हो गया। तो इंडिया अभी चौथा कंट्री बन गया है इस तरह की स्पीड्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो सोचता हूँ कि काफ़ी मतलब आपको हेल्पफुल मिली होगी इस टॉपिक से। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, मैं आपके लिए नए से नए लेक्चर बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।